फ़ातीन को आता देख अनान ने टैक्सी वाले को जाने का इशारा किया और ख़ुद कदम फ़ातीन के जाना बढ़ाए, जो गुस्से से कार के पास खड़ा अनान को घूर रहा था, जबकि अनान मुसलसल मुस्कुराती नज़र से फ़ातीन को देख रही थी। दोनों के दरमियान के 12 कदम के फासले को अनान ने बढ़ते हुए तय किया और आकर फ़ातीन की गर्दन में अपने दोनों बाजू बांध कर अपने पाँव उसके पाँव पर रख दिए, जबकि फ़ातीन संजीदा चेहरा लिए वैसे ही खड़ा था जैसे अनान के इस अमल पर उसे कोई फ़र्क न पड़ता हो। आई लव यू सो मच फ़ा, आई रियली रियली डू। फ़ातीन के कान में सरगोशी करते अनान ने अपने लब फ़ातीन के कान के लूप पर रख दिए। फ़ातीन को खुद पर ज़ब्त करना मुश्किल लगा, लेकिन वो कैसे भूल जाता कि कल कितनी मोहब्बत से उसने अनान को पुकारा था और वो उसका हाथ झटक कर चली गई। ये बात याद आते ही फ़ातीन के तासुरात बदले। अनान को कंधों से थाम कर अपने सामने किया। मुझे ऐसी मोहब्बत बिल्कुल नहीं चाहिए मिस अनान, जिस पर जब आपका दिल किया आप मुझे खुद के करीब आने देंगी और जब दिल किया धुतकार देंगी, क्योंकि आपको फिर कुछ समझ। अभी फ़ातीन अपना जुमला मुकम्मल करता जब अनान ने एकदम से उसका चेहरा अपने हाथों में थाम कर अपने लब फ़ातीन के लबों पर रख दी। अपनी बेचैनी बेकरारी फ़ातीन की तकलीफ़ जान का अनान को जो दुख हुआ था वो सब अपनी शिद्दत से फ़ातीन पर नचावर करने लगी। अनान के अलम से फ़ातीन को अपने रगोपे में सुकून सरायत करता हुआ महसूस हुआ। अनान की मोहब्बत से सरचार कर रही थी। फ़ातीन को अपना दिल अपने कानों में धड़कता महसूस हो रहा था, मगर दिल अनान को नहरें दिखाने के लिए मचल रहा था। वो देखना चाहता था जब वो अनान को नहरें दिखाएगा तो वो क्या रिएक्ट करेगी। इसलिए अनान को कमर से थाम कर पीछे किया, जो अब आंखों में सुरह डोरे लिए फ़ातीन की तरफ देख रही थी, जिस पर फ़ातीन के दिल ने एक बीट में इसके गले में गिल्टी सी उभर का मासूम हुई, जबकि अनान फ़ातीन का बेतासर चेहरा देखकर नम आँखों और गुस्से का तासुरात लिए उससे दूर हुई और रूह पर लट लिया। अभी वो आगे बढ़ती जब फ़ातीन ने अपना हाथ अनान के कमर में डालकर उसका रूह अपनी जानब किया, जिस पर अनान फ़ातीन के सीने से आ लगी। अब अगर तुम मुझसे दूर गई ना मिसेस फ़ातीन राजपूत, तो मैं बार बार आने वाली दूरी पर सब्र करने की बजाय तुम्हें ज़मीन में गाड़ कर हमेशा हमेशा के लिए तुम पर सब्र कर लूँगा, क्योंकि तुम्हारी दूरी हर बार मुझे बेमौत मारती है। सर्द लहजे में फ़ातीन ने अनान के चेहरे पर गड़ा कर कहा था। अनान ने फ़ातीन की शर्ट को मुट्ठियों में दबोचा और फ़ातीन के गर्दन में मुँह छुपा लिया। सर्दियों की पहली बारिश का आगाज़ हो चुका था। हर तरफ एकदम से ही स्याह बादल छा गए और फिर देखते ही देखते बारिश बरसना शुरू हो गई। फ़ातीन ने चेहरा ऊपर करके बारिश के कतरों को अपने चेहरे पर महसूस करना चाहा, जबकि अपनी गर्दन पर अनान की गर्म सांसों और फिर उसके होंठों का नरम लम्स महसूस हुआ। फ़ातीन के होंठों पर मुस्कुराहट रेंगी। अपनी ग्रिप अनान की कमर पर सर काट के उसे खुद में बेंच लिया, जबकि अनान के होंठों का लम्स फ़ातीन को अपनी गर्दन पर जा महसूस हो रहा था। फ़ात सरगोशी से बेकम आवाज़ में ठंड से कपकपाते हुए अनान ने कहा तो फ़ातीन ने झुककर उसके होंठ अपने होंठों के साथ ग्रिप्स में ले लिए। फ़ातीन की शिद्दत पर अनान को अपनी टांगों से जान निकलती महसूस हुई। अपने हाथों में फ़ातीन की शर्ट मजबूती से थाम कर खुद को गिरने से बचाया। अनान की सांसों से बुरी तरह अपनी सांसें उलझा कर फ़ातीन कता कता अनान की सांसें खुद में उंडेल रहा था। इस वक्त फ़ातीन अनान की खुशबू को रूहता महसूस करना चाहता था। अनान की उखड़ती सांसों को महसूस करके नरमी से पीछे हटा अपना सर अनान के सर से टिका दिया, जो कि अब गहरे गहरे सांस ले रही थी। जी जानेफा, मोहब्बत से चूर लहजे में सरगोशी की तो अनान ने नज़र उठाकर फ़ातीन की तरफ देखा, जो आंखों में खुमार की सुरही लिए उसे ही देख रहा था। अनान के चेहरे पर पल में गुलाल बिखरा, होंठों पर शर्मिगी मुस्कुराहट ने अहाता किया। फ़ातीन के पाँव पर अपने पाँव रखकर थोड़ा ऊपर हुई, उसके कान में सरगोशी की रूम में चले। अनान ने कहते अपना चेहरा फ़ातीन के गर्दन में छुपा लिया, जबकि सुनसान सड़क पर बारिश के बूंदों के दरमियान फ़ातीन का ज़िंदगी से भरपूर कहका गूंजा, जो हुक्म जानेफा। अनान को खुद में बेनते चला कर कहा तो अनान ने अपने दांत फ़ातीन के गर्दन में गाड़ दिए, जिस पर फ़ातीन ने मुस्कुरा कर उसे खुद में शिद्दत से बेंच लिया कि अनान ने कड़ा कर फ़ातीन को धक्का दिया, जिस पर उसने कंधे उचका दिए। रेड कलर की फ्रॉक पहनकर निबाल आईने के सामने आई, हाथों में रेड कलर की कांच की चूड़ियाँ पहनी, आंखों में काजल लगाकर रेड लिपस्टिक से अपने होंठ पड़े गीले बालों को पुश्त पर खुला छोड़ दिया। बेड पर बैठकर रेड कलर की हील पहनी और उठकर दोबारा आईने के सामने आई। रेड पाँव को छोटी फ्रॉक जिससे बैक
कंधों से लेकर कमर तक डोरियों से बंधी हुई थी और जिस पर गोल्डन कलर का काम हुआ था। बाल हटाकर आड़ी डोरी को बांधा और फिर बाल पुश्त पर खुले छोड़ दिए। परफ्यूम उठाकर खुद पर स्प्रे किया और दानियाल का रद्दमल सोच कर दांतों तले होंठ दबाया और कदम दरवाजे की जाने बढ़ाए। दरवाज़ा खोल कर बाहर आई और रेलिंग पर झुककर नीचे निगाह दौड़ाई और फिर दबे कदमों से सीढ़ियाँ उतरते पूरज तक आ गई। बुरी तरह से भीगने पर अनान को शदीद सर्दी लग रही थी। फ़ातिन को लिए अपने फार्म हाउस आई थी। रूम में आते टावल से फ़ातिन के बाल खुश्क किए और आईने के सामने खड़े अपने बाल खुश्क आ रही थी जब फ़ातिन ने पीछे से अनान को अपने हसार में लिया। आईने में नज़र अनान के भीगे सरापे पर मरकूज करके अपने होंठ अनान की गर्दन पर रख दिए। फ़ातिन का नरम गरम लफ्ज़ महसूस करके अनान ने आंखें खोली, फिर अपना रुख फ़ातिन के जानब किया। बालू के गरजने की आवाज़ पर अनान ने खिड़की के जानब देखा जहाँ बारिश ज़ोरों शोर से बरस रही थी और फिर फ़ातिन के जानब जो आंखों में मोहब्बत का झां ली अनान को देखने में मगन था। अनान ने अपने हाथ फ़ातिन के शर्ट के बटन पर रख कर फ़ातिन के नज़रों में देखा जो महमूर नज़रों से अनान को ही देख रहा था। अनान की कमर पर अपने होंठ दोनों हाथ बांध कर अपने कदम पीछे बैठ के जानब लेने शुरू की। जब ये फ़ातिन के हर कदम पर अनान ने उसकी शर्ट के बटन खोलकर उसकी शर्ट वजूद से जुदा की और फ़ातिन को पीछे बैठ पर धक्का दिया जो अपनी सुरह होते आंखों से अनान को ही देख रहा था। फ़ातिन पर झुका अनान ने अपने हाथ की उंगलियों को इन सहमों के निशानों पर फेरना शुरू किया जो अब काफ़ी हद तक मंदमिल हो चुके थे। फ़ातिन का सारा हुमार बाग से उड़ा। हैरान नज़रों से अनान को देखा। क्या अनान सब जान? अपनी सोच पर नफ़ी में सर हिलाया और अनान को नरमी से उससे दूर किया और उठ खड़ा हुआ, झुका अपनी शर्ट उठाई। जब अनान ने पीछे से अपना हज़ार फ़ातिन के गिर्द बांध दिया। फ़ातिन के हाल शर्ट को ठीक करते वहीं साकत हो गए। कभी जो बादल बरसे मैं देखूँ तुझे आईने में भर के। अनान ने अपने लब फ़ातिन की पुष्ट पर मौजूद निशानों पर रखे तो फ़ातिन ने अपनी आंखें मूंद ली। इतने साल पहले मिले जहम जिनकी अजियत में आज तक फ़ातिन राजपूत जल रहा था। अनान के होंठों का लम्स सुनबा किसी ठंडी फवार और मरहम की तरह महसूस हुआ। फ़ातिन ने अपना रुख अनान के जानब किया तो अनान ने अपना सर फ़ातिन के सीने से टका दिया। इतनी ठंड में फ़ातिन के सीने की गरमाइश से अनान को सुकून महसूस हुआ। अपना एक हाथ अनान को कमर पर दूसरा उसके बालों में उलझाकर अनान का चेहरा अपने सामने किया तो लगे मुझे पहले बारिश की दुआ तेरे पहलू में रह लूँ। कमरे में इस वक्त दोनों की रक्स करती धड़कनों का शोर था। फ़ातिन की तेज़ होती सांसें अनान को अपने चेहरे पर महसूस हो रही थी। बाहर बरसती बारिश ने कमरे के माहौल को सोहेज बनाया हुआ था। फ़ातिन के गर्म सांसों से अनान को अपना चेहरा झुलसा हुआ महसूस हो रहा था। खुश्क पड़ते होंठों पर ज़बान फेर कर नज़रें उठाई तो दाग से रह गई क्योंकि फ़ातिन अपनी मनहीज़ी नज़रें इसी पर जमाए हुए था। अभी अनान पीछे हटी कि फ़ातिन ने झुककर अपने लब अनान के लबों पर रख दिए। फ़ातिन की बढ़ती शिद्दतों पर अनान ने अपने हाथ मजबूती से उसके कंधे पर रख दिए। अनान की सांसों को बुरी तरह से मुंतशिर करके फ़ातिन नरमी से पीछे हुआ और बिना अनान को समझने का मौका दिया उसे बेड पर धक्का देकर उस पर झुकाया। मैं खुद को पागल कह लूँ तो गम दे खुशियाँ सह लूँ। फ़ातिन को खुद पर झुके देखकर अनान ने अपना रुख बदल लिया। रूम में आने का फैसला मिसेस अब का ही था तो अब ये गरीज कैसा अनान के पुष्ट पर अपनी दो उंगलियों को चलाने के अंदाज में आगे पीछे करते हुए कहा तो फ़ातिन का लम्स अपनी पुष्ट पर महसूस करके अनान को अपनी रीढ़ की हड्डी में सनसनाहट महसूस हुई। एक ही झटके से शर्ट पर लगी जिप को खोल कर शर्ट दोनों हाथों में खिसकाई और अपना शिद्दत बड़ा लम्स अनान की कमर पर छोड़ने लगा। फ़ातिन के कमर पर अनान ने शीट को अपनी मुट्ठियों में दबोच लिया। फ़ातिन के हाथ से ज़्यादा बढ़ती बेबाकियों पर अनान ने रूह बदल कर उसके होंठों पर हाथ रख दिया। सूरज चेहरे के साथ गहरे गहरे सांस भरती वो फ़ातिन राजपूत को बुरी तरह से बहका रही थी। अनान राजपूत, तुम सिर्फ बीवी और मोहब्बत ही नहीं बल्कि तुम तो फ़ातिन राजपूत की दीवानगी और जुनून हो। तुम फ़ातिन राजपूत के लिए वो नशा हो जिससे बिन पिए ही वो बहक जाता था। तो सोचो जो आज कतरा कतरा तुम्हारी सांसों को खुद में उतारने पर जो मैं बहकूँगा तो तुम्हारी ये जान, नाजुक जान मेरी शिद्दतें कैसे बर्दाश्त करेगी। अनान की गर्दन में चेहरा छुपा कर गहरे सांस भरते हुए कहा तो अनान को लगा जैसे जिस्म का सादा खून उसके चेहरे पर सिमट आया हो। कोई नहीं तेरे सिवा मेरा यहाँ मंजिलें मेरी तो सब यहाँ। अपनी गर्दन पर फ़ातिन का शिद्दत वाला लम्स और हल्की बेड की चुभन महसूस करते अनान ने अपने हाथ फ़ातिन की पुष्ट पर रखने चाहे तो फ़ातिन ने इन्हें अपनी साथ गिरफ्त में लेकर इन्हें बेड पर सर के ऊपर ला कर दिया।
अनान की गर्दन पर जहाँ बजा अपनी जुनूनियत की छाप छोड़ते हुए अनान के कमज़ोर से एहतजाज को मुकम्मल तौर पर नज़रअंदाज कर गया। मिटा दे सभी आजा फासे, मैं चाहूँ मुझे खुद से बांट ले, अब बहका दिया है तो जी लो भी। अनान का सर तकिए पर रखा कंफर्टर खोलकर अपने अनान के वजूद को इसमें गुम करके पूरी शिद्दत से अनान के होंठों पर झुकाया। बाहर बादल बरसे तो अंदर फातिन राजपूत अपनी मोहब्बत की बारिश में अनान राजपूत को पूर भिगो रहा था। गुजरती रात में फातिन राजपूत की शिद्दतों में इजाफा होता चला जा रहा था, जबकि अनान ने फातिन के मानी हेजी नज़रों से बचने के लिए उसके सीने में ही खुद को छुपाना चाहा। ज़रा सा तो मुझ में झांक ले, मैं हूँ क्या मानी। काउच पर बैठे अपने पाँव ज़मीन पर फैलाते हाथ में थामी सिगरेट को सुलगाते दानियाल राजपूत खुद को भी एक अनदेखी आग में जलता हुआ महसूस कर रहा था। बाहर होती ज़ोर शोर से बारिश भी उसे अपने ख्यालात से निकाल ना लाई। इतनी ठंड होने के बावजूद भी दानियाल राजपूत को गर्मी से अपना दम घुटता महसूस हो रहा था। इसीलिए शर्ट के आधे बटन खोल ले काउच के पीछे रखे टेबल से सर टकाए आतिशदान में दहकती आग को देख रहा था। अपने सीने में लगी आग के सामने ये आग तो दानियाल राजपूत को बहुत मामूली लग रही थी। 11 साल की उम्र में उस कटिया औरत ने उससे माँ बाप छीन लिए। वो तो अभी माँ के लम्स और बाप की शफ़क़त को ठीक से महसूस भी नहीं कर पाया था, और बस शाम वो कितना छोटा था। और उसके बाद इन चारों को उनके जीने की वजह से अलग कर दिया, और क्या क्या जुल्म ना किए उन पर। ये सोच का हर बार दानियाल राजपूत का अंगारों पर घसीट लेती। अगर मायसा और हयाम की जगह निबाल होती तो ये सोच ही सुहाने होती। दानियाल राजपूत सारी दुनिया को आग लगा देता। दुख इस हयाम और मायसा के लिए भी था। बहनी थी वो दानियाल की, उनका बदल के बगैर भी वो चैन से नहीं बैठेगा। अगर वो औरत दानियाल की तरह इन्हें भी जान से मरवाने की कोशिश करती तो शायद सब्र में आ जाता, मगर इस औरत ने उनकी इज्जतों पर वार किया। मौत पर तो एक ना एक दिन सब्र आ ही जाता है, मगर इज्जत जाने पर कभी सब्र ना था। और वो दोनों तो उसके भाइयों की इज्जत थी। अभी वो इन्हीं सोचों में गुम था कि दरवाज़ा खुलने के बाद आंखें खोलकर सामने देखा। खिड़की से आती रोशनी और आग की तपिश से सामने खड़े निबाल का अक्स वाज़ा हुआ। अपने सामने इस दुश्मन जान को तमाम हथियारों से लैस देकर दानियाल ने आंखें दोबारा से मूंद ली। सबके निबाल ने तासब से सर झटका और छोटे छोटे कदम लेते दानियाल की जाना बढ़ी। अपने करीब चूड़ियों और हील की आवाज़ पर दानियाल को अपनी धड़कने बेकाबू होती महसूस हुई। फिर अपना ख्याल समझकर सर झटका, ज़ोर से आंखें मीच ली। जबकि कमरे में फैलती निबाल की महसूस खुशबू अपने हवासों पर छाती महसूस हुई। दानियाल के करीब आकर उसकी आंखें खोलने का इंतज़ार किया तो उसे ज़ोर से आंखें नीचे देख निबाल आयशा से झुकी। अपना दाएं कंधा दानियाल के बाएं साइड रखकर अपना हाथ उसके दिल के मुकाम पर रखा तो दानियाल की तेज़ होती धड़कनें निबाल को अपने हाथ में धड़कती महसूस हुई। जबकि अपने सीने पर नरम गरम लम्स महसूस करके दानियाल अपनी आंखें वाकई उसे अभी भी ये वहम लग रहा था। दानियाल की आंखों में बेयकीनी देखकर निबाल उसके सीने पर दोनों हाथ रख के थोड़ा ऊपर हुई और दानियाल की नाक पर अपने दांत काट दिए, जिस पर दानियाल होश में और हैरानगी से निबाल को अपने सामने देखने लगा, जो अब शर्ट पर अपनी उंगली से डिज़ाइन बनाने में मसरूफ़ थी। मेरी पड़ी यहाँ कैसी आई? निबाल की कमर में हाथ डालकर उसे अपने सीने में बेनते हुए सरगोशी में पूछा तो निबाल के होंठों पर मुस्कुराहट उठते हुए दानियाल के माथे पर बिखरे बाल अपने हाथ से पीछे करते हुए कहा तो दानियाल का मदम कहका गूंजा। दानियाल ने झुककर अपने लब निबाल के माथे पर शब्द किए तो निबाल ने आंखें बांध करके इस लम्स को रूह ताक महसूस किया। दानी थोड़ी देर बाद निबाल ने नम आवाज़ में उसे सर झुकाए दानियाल को मुखातब किया। क्या हुआ दानी की जान? दानियाल ने तड़प का कहा तो निबाल ने अपने दोनों हाथ दानियाल के गर्दन पर बांध का चेहरा उसके गर्दन में छुपा लिया। निबाल के आंसू अपनी गर्दन पर महसूस करके दानियाल को अपनी जान निकलती महसूस हुई। वो उठ भी नहीं सकता था क्योंकि वह मुकम्मल उस पर लेटने के अंदाज में झुकी हुई थी। क्या हुआ निबाल, सब ठीक है ना? किसी ने कुछ कहा है क्या? गुस्से से निबाल की रगे थन गई। अगर निबाल के साथ ऐसा कुछ भी हुआ तो वह सबको ज़मीन में जिंदा गाड़ने का इरादा रखता था। अपनी गिरफ्त निबाल के कमर पर मजबूत की। आपने कहा था ना कि आप मेरे हर दर्द का इजारा करेंगे। नम आंखों से दानियाल की तरफ देखा। मैं सिर्फ अजाला ही नहीं करूँगा बल्कि इस दर्द देने वाले के जिस्म से खाल उधेड़ कर रख दूँगा। पहले नरम और फिर सहज लहजे में कहता हुआ निबाल को कपकपाने पर मजबूर करके अपना लब्स मार की आंखों पर छोड़ते उसके बोलने का इंतज़ार करने लगा, जो ठंड से कपकपाते वजूद के पास दानियाल में छुपने की कोशिश कर रही थी।
दानियाल ने मुस्कुरा कर उसे देखा और साथ पड़े सोफे से हाथ बढ़ाकर अपने ब्राउन शाल पकड़ कर निबाल का कपकपाता वजूद डाम दिया। लेकिन मैं आपके हर दर्द का अजाला करना चाहती हूँ और आपसे बिलावजह नाराज़ होने के लिए सॉरी भी। मासूमियत से दानियाल के सीने पर थोड़ी टिकाए उसके जानब देखा कहा तो दानियाल ने मुस्कुरा कर उसके जानब देखा। मेरी नन्ही सी जान ये दोनों काम कैसे करेगी? निबाल की लड़कान के पीछे अड़स से मुस्कुराते लहजे में हैरत से इस्तफसार किया तो निबाल ने हल्की से दानियाल को देखा। सॉरी तो हो गया ना? रूठेपन से कहा तो दानियाल ने एकदम से निबाल की कमर पर गले से मजबूत करके उसे काउच पर लटकाया। खुद उस पर झुक कर आया। लग जा गले कि फिर ये हसीन रात हो ना हो, शायद फिर इस जन्म में मुलाकात हो ना हो। और अजाला निबाल की गर्दन में गहरा सांस भरकर कहा तो निबाल को अपने वजूद में सर्द लहर सरयत करते महसूस हुई। मैं कर तो रही हूँ। अपने खुश्क पड़ते होंठों पर ज़बान फेर कर कहा तो दानियाल ने होंठों को सीटी की शेप में गोल किया और समझने के अंदाज में सर हिलाया। आपने सिगरेट पीना शुरू कर दी? दानी निबाल ने साइड पर पड़े सिगरेट के ढेर की तरफ देखकर हैरानगी से इस्तफसार किया तो दानियाल ने अपने दांत उसके गाल पर गाड़े। सारी गलती तुम्हारी ही है मिसेज। दानियाल के कंधे झुकाकर कहने पर निबाल ने मुँह खोले उसकी जानब देखा। तुम्हारी सांसें मुयस्सर नहीं थी जिन्हें कता कता खुद में उतार कर सीने में लगी आग बुझा लेता, इसीलिए इस सिगरेट से काम चलाना पड़ा। मगर अब तुम आगे हो ना तो आज तुम्हारी सांसों को कतरा कतरा खुद में उंडेल का दाना राजपूत अपने दिल को करार पहुंचाएगा। निबाल की कदर में गहरे सांस भरकर उसकी खुशबू को इनहेल करते हुए कहा तो निबाल ने शर्म हया के बायस पूरी तरह से अपने लब कुचल डाले। हमको मिली है आज ये घड़ियाँ नसीब से, जी बढ़ कर देख लीजिए हमको करीब से। दानियाल का चेहरा हाथों में बढ़कर उसका एक एक नक्श अपने दिल पर महसूस करना चाहा। मुझे आपका बहुत शिद्दत से इंतज़ार था दानी। मुझे अपना आप अधूरा महसूस होता था। ये अधूरापन मुझे शिद्दत से आपकी याद दिलाता था, जिस पर कभी आपका प्यार आता और कभी हद से ज़्यादा गुस्सा। हम आंखों में मुंह बसोड़ कर कहते हुए वो सीधा दानियाल राजपूत के दिल में उतर रही थी। दानियाल की मुस्कुराती नज़रें महसूस करके निबाल को शर्मिंदगी सी महसूस हुई, इसीलिए उसे धक्का देकर खुद से पीछे किया और उठ खड़ी हुई। अभी वो आगे बढ़ती के दानियाल ने बाजू से थाम कर रुख अपनी जानब किया और अपना निबाल को समझने का मौका दिए। इसे अपने कंधे पर उठाए और कमरे की जानब कदम बढ़ाए, जबकि निबाल उसे अचानक फात पर मुँह खोले खुद को दानियाल के कंधों पर लटका हुआ महसूस कर रही थी। फिर आपके नसीब में ये बात हो ना हो, शायद फिर इस जहन्नम में मुलाकात हो ना हो। तुम्हें मेरा इंतज़ार था तो आज दानियाल राजपूत अपनी शिद्दत से इस इंतज़ार को हासिल बख्शेगा। तुम्हें अधूरापन महसूस होता था तो आज दानियाल राजपूत तुम्हारे वजूद से रूह तासरियत करके अपनी मोहब्बत से तुम्हारे वजूद को पूर भिगोकर इस अधूरेपन को ख़त्म कर देगा। और आखिर में तुम्हें मुझ पर गुस्सा आता था और प्यार भी। तो निबाल को दरवाजे से पिन किए उसके चेहरे पर झुकते खान में सरगोशियाँ करता वो निबाल को बुरी तरह कपकपाने पर मजबूर कर गया। पास आए कि हम नहीं आएंगे, बार बार बाहें गले में डालकर हम रो ले जार जार। अब गुस्सा तुम मेरी शिद्दतों पर कर लेना जब मैं तुम्हारे रोकने के बावजूद अपनी मनमानियाँ करूँगा, और प्यार तुम मेरे प्यार को देख लेना। अपनी उंगली को निबाल की गर्दन पर टेस्ट करते उसे खुद में समेटने पर मजबूर कर दिया। दानी मैं मतलब मुझे जाना है, कहाँ जाना है? निबाल की गर्दन में अपनी नाकों को सहलाते बोझल लहजे में सरगोशी की गर खुश्क बढ़ते होंठों पर कान फेर कर हकलाते हुए कहा तो इतना सजदज कर सिर्फ मुझे बहकाने और दीदार करवाने आई थी। चेहरा निबाल के सामने करते आबरूज का आकार इस्तफसार करते उसे सरपटाने पर मजबूर कर गया। नहीं वो तो मैं अभी निबाल बात मुकम्मल कर दी कि दानियाल उसके होंठों पर उंगली रख दी। लेकिन ये जो तुम मेरे लिए पूर सच कर आई हो अपनी जज्बात से सुरह होती है। नज़रें निबाल की नज़र से गाड़ते हुए बोझा लहजे में सरगोशी करता निबाल की जान हल्कान कर रहा था। तो फिर दानियाल राजपूत पर फर्ज है कि अपनी बीवी को सराए। निबाल के कंधे से उंगली ठेस करते हाथ तक लाते निबाल की उंगलियों पर ज़बरदस्ती अपनी उंगलियां उलझा कर एक ही झटके में निबाल का रू दरवाजे की जानब करते उसकी पुष्ट से बाल एक साइड पर किए। अपनी कमर पर दानियाल के हाथ की पुष्ट कलम महसूस करके निबाल ने सख्ती से आंखें मीच ली। रूह तो तब फना हुई जब दानियाल के होंठों का दहकता लम्स अपनी कमर पर जा बचा महसूस हुआ। दानियाल ने अपना चेहरा पीछे करके निबाल की तरफ देखा जो थर काँप रहे थे और फिर कमर पर अपने शिद्दतों के निशान देखा। होंठों तले लब दबाए फिर झुक का फ्राक की डोरी दांतों में दबाकर एक ही झटके में जोर से खींची तो वो टूटती चली गई।
जबकि निबाल पहले दानियाल के होंठों का लम्स और फिर टूटती डोरी को महसूस करके मुंह खोले गर्दन मोड़ कर दानियाल को देख रही थी, जो शोह आंखों से उसे देख रहा था। निबाल को समझने का मौका दिए बगैर बाजू में बढ़ा और बेड की तरफ पड़ गया। निबाल को नरमी से बेड पर लटा कर अपने पाँव शूज से आज़ाद किया, शर्ट उतार कर निबाल के करीब फेंकी। आंखों से फिर ये प्यार की बरसात हो ना हो, शायद फिर इस जहन्नम में मुलाकात हो ना हो। दानियाल को शर्टलेस देखकर निबाल ने रूह बदलना चाहा, लेकिन निबाल ने दानियाल ने कंधों पर हाथ रखा ऐसा करने से रोक दिया और आंखों में जज्बात का ठाटे मारता समंदर लिए निबाल को देखने लगा। डोरियां टूटने के बाद फराक कंधों से किस्सा का नीचे आकर वजूद की रहनाइयों को अया कर रही थी। कंफर्टर खींच कर दोनों के वजूद को टामते अपने लब निबाल के ब्यूटी बोन पर रख दिए। दानी, मुझे भूख लगी है। दानियाल के कंधे पर हाथ रखकर उसे पीछे हटाना चाहा, जिस पर दानियाल ने अपने लब निबाल के दिल के मुकाम पर शिद्दत से रखकर चेहरा ऊपर उठाया तो हया और शर्म से निबाल का तमतमाता चेहरा देखा। होंठों पर मुस्कुराहट जुखार निबाल का होंठ अपने दांतों तले दबाते उसकी आंखों में झांकता, मिसेस, आज आपकी भूख का इलाज मेरी गुर्बत में है, क्योंकि आप जहाँ से फरार मुमकिन नहीं। और फिर पूरी शिद्दत से अपनी सांसें निबाल की सांसों से उलझा दी। निबाल की उंगलियों में अपनी उंगलियां उलझाकर गिरफ्त कर ली और फिर सारी रात दानियाल राजपूत अपनी शिद्दत से निबाल को सराहता रहा और वह नाजुक जान दानियाल के वजूद के नीचे छुपी उसमें ही पनाह तलाश करती रही। टेरेस के दरवाजे से टेक लगाए बाहर होती बारिश को देखते आफ्ताब की अपनी सारी ज़िंदगी किसी फिल्म की तरह आंखों के पर्दे पर लहरा रही थी। अपने पीछे महसूस कदमों की आवाज़ सुनकर मायसा का दिल एक अलग ही लय में धड़का। दिल मेरा है ना समझ कितना सबर, ये बेवकूफ़ बड़ा। बस सामने अपना हंसा मायसा का गिर्द बांध कर मायसा के बालों में अपना चेहरा छुपा लिया। ये लड़की तो उसकी जान थी जिस पर वो एक आंच भी बर्दाश्त नहीं कर सकता था। उसने क्या कुछ बर्दाश्त नहीं किया था अपनी गर्दन पर बसाम की गर्दन महसूस गर्म सांसों और फिर नमी महसूस करके मायसा की आंखें भी पल में नम हुई। चाहता है कितना तुझे खुद मगर न जान सका। मायसा ने अपना रूह बसाम की तरफ किया तो उसकी वहशत टपकाती सुरह अंगार नम हुई आंखें देखा हल्का खुश्क हो गया। बसाम अपना हाथ बसाम के दाएं गाल पर रखा, जिसे बसाम अपने हाथ से नरमी से पीछे करता मायसा के गर्दन में चेहरा छुपाकर अपनी गर्दन उस पर तंग करता उसे खुद में बेच गया और फूट फूट कर रोने लगा। बसाम राजपूत जो खुद पर आई तकलीफ या इतने दुख देखने पर भी नहीं रोया था, आज अपने नाम से मंसूब लड़की को देख दुख में फूट फूट कर रो दिया। और वो जो कहती थी कि वो उसके गले लगाकर इतना रोएगी कि अपनी हर अज़ियत उसके दिल में उतार देगी, तो आज उस शख्स को रोता देख जान निकलती महसूस हुई। अपने बसाम को माफ़ कर दो मायसा, मैं तुम्हारा मुहाफ़िज़ बनकर भी तुम्हारी हिफाजत नहीं कर पाया। नम आवाज़ में सरगोशी करता मायसा को साकत कर गया। क्या वो जान गया था? मायसा ने बुरी तरह अपने लब कुचले और बसाम की तरफ देखा, जो वो हनूज उसकी गर्दन में मुंह छुपाए खड़ा था। बसाम नरमी से उसे खुद से दूर करना चाहा, जिस पर बसाम ने अपनी सुरह आंखों से मायसा की तरफ देखा। मायसा के नम और सुरह आंखें देखा नरमी से अपना लम्स उन पर छोड़ा। इस दर्द दिल की सिफारिश कर दे कोई जहाँ मिल जाए इससे वो बारिश जो भिगा दे पूरी तरह जारियाँ वे। मुझे आपसे कोई शिकवा नहीं, अगर था भी तो अब वो भी नहीं, आप भी भूल जाए। नरमी से अपना हज़ार बसाम के गिदबान का अपना साथ उसके दिल के मकाम पर रख दिया। नींद आ रही है मुझे अपनी थोड़ी, बसाम के सीने पर टका कर कहा तो बसाम का मदम कह गूंजा, आज इतनी नींद पूरी करनी है कर लो जान बसाम, क्योंकि कल से रत जगे करने हैं। बसाम ने अपने होंठ मायसा की नाक पर रखते शौक लहजे में कहा तो मायसा ने हैरत से उसकी तरफ देखा। मतलब नासमझी से इस्तफसार किया तो बसाम ने उसे अपनी बाहों में बढ़ा और आहरी नज़र बाहर बरसी बारिश पर डाली और बढ़ के जानब कदम बढ़ाए। मतलब ये मिसेस कल के बाद से हर रात मेरी कुर्बत में जागते गुजारने वाली हैं आप। नरमी से मायसा के होंठों को छूकर कहा तो वो बेड से बुद्धा का उठी। बसाम ने अपना होंठ तांदू तले दबाकर हैरत से पूछा। चेंज करने अपनी बात कहकर मायसा पल में ड्रेसिंग रूम में गुम हुई तो बसाम का बेसहता कहका गुंजा अपने बालों में हाथ फेंक कर शर्ट उतार कर सोफे पर उछाली और बेड पर नीमदराज हो गया। क्या हुआ असर तेरे साथ है का न जाने के होश मुझे ना रहा के लफ्ज़ मेरे थे ज़ुबान पर आकर रुके पर हो ना सके वो बयान। मायसा को देखा अपना हाथ बढ़ाया तो मायसा ने झिझकते हुए थाम लिया। बसाम ने झटका देखा मायसा को खंजा तो वो इसके सीने पर आन गिरी। करबट बदल कर मायसा पर झुका तो उसने अपनी पलकें झुका दी। बाहर बरसी बारिश से ज़्यादा बसाम राजपूत का आज तुम्हारे पुर पर बरसने का इरादा है, लेकिन ये तुम्हारी नींद। मायसा के गाल से अपने
गाल रब करके कहा तो मायसा के होंठों पर मुस्कुराहट रही गई। बसाम को कंधों से थाम का पीछे किया और इसके सीने पर अपना सर रख दिया। मेरा तो आपको बहुत से नखरे दिखाने का इरादा है। बसाम के सीने पर थोड़ी टिका का मासूम से आंखें पटपटाते हुए कहा तो बसाम ने अपनी गिरफ्त मायसा की कमर पर साथ खा दी। ऐसी की तैसी तुम्हारी नहरू की, क्योंकि जहाँ इस मामले में तो बसाम राजपूत दिल खोल कर अपनी मनमानियाँ करेगा, बाकी जैसे मर्जी नहरे दिखाने बंदा उफ भी नहीं करेगा। मायसा की बेटी बोन बार लबरा का बोझा लहजे में सरगोशी की तो मायसा ने खिलखिलाते हुए बसाम को देखा और नरमी से अपने होंठ बसाम के होंठ पर रख दिए, जिस पर बसाम ने अपनी शर्ट शिद्दत में इजाफा करते कता कता मायसा की सांस से खुद में उड़ेलने लगा। नरमी से पीछे हटते मायसा ने अपना चेहरा बसाम की कदर में छुपाकर आंखें मूंद ली। दरकर तेरा ही नाम जो के आंखें बेपैगाम ये दें। बाबा आपने 2 दिन से मेडिसन क्यों नहीं ली? हयाम ने हैरत से रजवान साहब की तरफ देखते हुए इस्तफसार किया तो उन्होंने कंधे उचका दिए। मुझे उनकी ज़रूरत महसूस नहीं हुई, मैं बिल्कुल ठीक महसूस कर रहा हूँ। रजवान साहब ने अपना चश्मा उतार कर सर पर रखते अपने कदम बिस्तर की जाने बढ़ाए तो हयाम ने ताजुब से सर हिलाकर मेडिसन बॉक्स में रखे। आप अनान और मायसा से भी ज़्यादा तंग करते हैं। हयाम के कहने पर रजवान साहब ने मदम कहकर लगाया, तुम हमें हद से ज़्यादा बर्दाश्त करती हो तो हमारा क्या कसूर? रजवान साहब ने अपना सर तकिए पर टिकाते हुए कहा तो हयाम ने गौर करने देखा, जब तक आप ये सूप नहीं पियेंगे सोने की कोशिश भी मत कीजिएगा। बाहर देखिए सर्दी कितनी है और ये आपकी सेहत के लिए बहुत ज़रूरी है। हयाम ने खिड़की की जानब इशारा करते कहा तो उन्होंने अपनी आंखें मूंद ली, जैसे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ा। जाकर अपनी नानी को पिलाओ, इन्हें ज़्यादा ज़रूरत है। रजवान साहब के हड़बड़ा का कहने पर हयाम को अंदाज़ा हो गया फिर आज नानी ने कुछ कहा होगा, वो पी चुकी हैं ये था और मैं आपके लिए ले आई। हयाम ने आम से लहजे में कहा तो रजवान साहब ने दुख से आंखें खोल कर उसके जन्म देखा, मतलब उनका बचा हुआ। उफ डैड क्या बातें करते हैं, आप तीनों के लिए बनाया था, अब ये बना ज़बरदस्ती मेडिसन भी खिलाऊंगी। भाऊल उनकी जानब बढ़ाते कहा तो वो उठकर बैठ गए। रजवान साहब को सूप पिलाकर किचन में आई, अपने लिए दूध गर्म किया और कदम कमरे की तरफ बढ़ाए। बेड पर बैठकर साइड रखा और इसमें से मेडिसन निकाल कर अपने हाथ में रखी और फिर दूध के साथ उसे निगल लिया।